So we started double integral in the last lecture, right? So you all know what a double integration is. Double integration का मतलब क्या होता है? ध्यान रखिएगा, डबल इंटीग्रेशन करी जाती है किसी रीजन में, एक सरफेस पे, राइट? जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 2-3 एग्जांपल्स बने हैं. द फर्स्ट इज दिस first quadrant of this circle, right? So this is a region where you are allowed to do double integration. Okay, in the next example, this is a the triangular region in which we are allowed to perform double integration, right? Similarly, this is an unbounded region. I mean, this is unbounded from this side. इधर से कोई इसमें बाउंड्री नहीं बनी हुई है, ठीक है? दो तरफ से तो इसमें बाउंड्रीज हैं, एक्स और वाई एक्सिस की, लेकिन तीसरी बाउंड्री इसमें नहीं बनी हुई है, इस पिक्चर की तरह या इस पिक्चर की तरह, राइट? तो ये ज़रूरी नहीं है कि डबल इंटीग्रेशन हमेशा बाउंडेड रीजन के अंदर करी जाए, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है. वो अनबाउंडेड रीजन में भी हो सकती है. हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि देयर शुड बी सम रीजन defined on which the double integration has to be performed, right? और हाँ, जिस भी फंक्शन का डबल इंटीग्रेशन किया जाएगा, दैट फंक्शन विल बी अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स. उसमें सिर्फ एक्स ही नहीं बल्कि वाई भी मौजूद होगा. और क्योंकि ये डबल इंटीग्रेशन है तो इसमें एक बार डी एक्स और एक बार डी वाई, दो बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, राइट? ओके, अब बात आती है कि लिमिट्स की, कि लिमिट्स क्या ली जाएंगी, आउटर लिमिट्स क्या होंगी और इनर लिमिट्स क्या होंगी इंटीग्रेशन की, वो आपको समझना है. एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो एक्चुअली. if you are able to determine the exterior and interior limits of a double integration, then only you are able to understand this topic. Without actually knowing the procedure to compute the limits, you cannot understand double integral. Double integration में इंटीग्रेशन तो करना ही है, लेकिन ऑफ कोर्स आपको लिमिट्स भी इंपॉर्टेंट है, और लिमिट्स निकलती हैं उस रीजन से जिस रीजन के बारे में बात हो रही होगी, राइट? तो कुछ एग्जांपल्स आपको दिख रहे होंगे, I1, I2, I3, तीनों के तीनों ही डबल इंटीग्रेशन है, जहाँ पे तीनों ही जगह हमने एक डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन का इस्तेमाल किया है एग्जाम्पल के तौर पे, राइट? कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई का फंक्शन. और तीनों में रीजन्स भी अलग अलग दिखाए हुए हैं. पहले वाले में रीजन जो है वो इंटीरियर ऑफ अ फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल है. जैसे मैथमेटिकली ऐसे दिखाया जाता है, इतने हिस्से का मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, जहाँ एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है, राइट? और इतने से हिस्से का मतलब है कि सर्कल जो इसका सेंटर ओरिजिन पे है और रेडियस 1 है, उसका अंदरूनी हिस्सा, ठीक है? तो सर्कल का अंदरूनी हिस्सा तो आपको लेना है, लेकिन सिर्फ वो पहले क्वाड्रेंट. तो अगर आप ध्यान से देखें इस पिक्चर को, तो सर्कल का अंदरूनी हिस्सा तो ये सारा है, यस और नो, राइट? बट क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा कंडीशन ये भी लिखी गई है, तो इसका मतलब ये है कि यू हैव टू कंसीडर दैट इनर पार्ट ऑफ द सर्कल विच लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली, नॉट इन अदर क्वाड्रेंट्स. सो ये ध्यान रखिएगा कि एवरी इक्वेशन हैज सम मीनिंग, और एवरी इक्वेशन इज काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन. वो एक रेस्ट्रिक्शन है आपके रीजन पे लगाती है, राइट? सिमिलरली इन द सेकंड एग्जांपल, राइट, अगर आप रीजन को देखें तो वो सारे पॉइंट आपको लिखने हैं R2 प्लेन के. R2 प्लेन का मतलब एक्स वाई प्लेन, जिनके लिए ये कंडीशन होनी चाहिए, ये सच होना चाहिए, ये भी सच होना चाहिए, राइट? तो आप जानते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू 1, अगर आप इसको इक्वल टू देखें, दिस इज लेस देन और इक्वल टू, बट अगर ये इक्वल टू होता है फर्ज करिए, राइट, इस तरीके से, तो दैट विल बी अ लाइन लाइक दिस. एक लाइन होती है ये 1,0 और 0,1 से पास होने वाली लाइन होती है, ये सब आपने पढ़ा है, राइट? और क्योंकि ये सिर्फ इक्वल टू नहीं लगा है, यहाँ पे लेस देन का सिंबल भी लगा है, इक्वल टू भी लगा है, इसका मतलब कि उससे नीचे का हिस्सा, यानी कि इस हिस्से की बात हो रही थी एक्चुअली. दे आर टॉकिंग अबाउट दिस रीजन, राइट? लेस देन और इक्वल टू 1, ऑल पॉइंट्स विच सेटिस्फाई दिस थिंग. आप जानते हैं कि कोई भी पॉइंट आप अगर इधर का रखें, अगर आप नीचे के हिस्से का कोई भी पॉइंट रखेंगे, तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. फर्ज करिए आपने एक पॉइंट रखा 0,0, जो ऑफ कोर्स इसी हिस्से में आ रहा है, नीचे वाले हिस्से में, लाइन के नीचे के हिस्से में. तो अगर आप इसमें यहाँ पुट करेंगे तो 0 लेस देन 1 आएगा, 0 लेस देन और इक्वल टू 1, जो कि बिल्कुल सच है. इसका मतलब ये है कि ये जो बात की जा रही है, ये लाइन के नीचे के हिस्से की बात करी जा रही है, ऊपर के हिस्से की नहीं करी जा रही है बात, राइट? अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता तो शायद ऊपर वाला हिस्सा आता. एनीवेज, बट एक्स्ट्रा कंडीशन ये भी है कि चलिए लाइन से नीचे का तो पूरा का पूरा रीजन है, ठीक है, लेकिन आपको ये भी शर्त दी गई है कि एक्स भी पॉजिटिव होना चाहिए, वाई भी पॉजिटिव होना चाहिए, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करी जा रही है. तो आप ऐसा ना हो कि आप पूरा का पूरा नीचे शेडिंग कर दें. इसका मतलब आपसे सिर्फ और सिर्फ जो जिक्र किया जा रहा है वो इतने से हिस्से का किया जा रहा है, जो पिक्चर में दिख रहा है, राइट? और इसी तरीके से लास्ट पार्ट में आप देख सकते हैं कि सिर्फ बात हो रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट की. तो क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो पूरा का पूरा ही फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और ये अनबाउंडेड है जहां तक आप इसको बनाना चाहें. तो इस तरीके से रीजन्स डिसाइड करने ज़रूरी हैं और ड्रॉ करना ज़रूरी है. ये पहला आपके लिए एक टिप है कि ड्राइंग रीजन्स इज़ इम्पॉर्टेंट. कि सबसे पहले आपको रीजन ड्रॉ करना आना चाहिए, ये महसूस करना आना चाहिए कि किस रीजन की बात हो रही है.
खैर, दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है रीजन ड्रॉ करने के बाद आती है ऑफ कोर्स बात वो ये है कि लिमिट्स निकालना आना चाहिए आपको, किस तरीके से एक्स और वाई की लिमिट्स निकाली जाएं। तो इसमें एक मोटे तौर पे दो ही तरीके के केस बनते हैं। पहला केस ये है कि कभी ये दो रेड रेड कलर के कर्व्स आपको नजर आ रहे होंगे, ये एक ये वाला कर्व और एक ये वाला कर्व, ये दो रेड कलर के कर्व्स हैं। ऑफ कोर्स किसी किसी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू जी एक्स, ये नीचे वाला कर्व है, और y इक्वल टू एच एक्स ऊपर वाला कर्व है। और अगर इसके लेफ्ट और राइट में इसको बाउंड करना चाहें तो एक लाइन है x इज इक्वल टू a, दूसरी लाइन है ग्रीन कलर की x इक्वल टू b। तो देखा जाए तो ये इतना सा जो रीजन है ये बाउंडेड रीजन है, राइट। तो इस बाउंडेड रीजन के अंदर अगर इंटीग्रेशन करनी हो, मान लीजिए कि रीजन इस तरीके का हो, दो ही तरीके, दो या मेनली ब्रॉडली दो तरीके के रीजन होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ दो तरीके के, लेकिन दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो पहले तरीके का अगर इस तरीके का रीजन आपको नजर आ रहा है जिसमें कि लेफ्ट और राइट में वर्टिकल एक्सिस हैं एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू बी, और ऊपर और नीचे कर्व्स हैं जैसे आपको दिख रहे होंगे, तो उस केस में आपने क्या करना है, उस केस में एक सीधी सी बात है कि आपको एक स्ट्रिप बनानी है। अगर आपको ध्यान से देखें, ये आपको स्ट्रिप दिख रही होगी, एक बड़ी थिन स्ट्रिप है, राइट। इसकी जो विड्थ है वो बड़ी गैर मामूली है, मतलब है ही नहीं, बिल्कुल मामूली है, बिल्कुल ठीक है, बहुत कम विड्थ है इसकी। ओके तो विड्थ आपको ऐसे, ये जो स्ट्रिप आपको इस तरीके से बनानी है कि स्ट्रिप जो है उसका लेफ्ट हैंड, स्ट्रिप जो है लेफ्ट हैंड, ये जो लाइन है इसके भी पैरेलल हो, राइट के भी पैरेलल हो। ऑफ कोर्स वो होगी ही, क्योंकि आप स्ट्रेट वर्टिकल स्ट्रिप बनाएंगे, राइट। और वर्टिकल स्ट्रिप का अगर आप बेस को ध्यान से देखें, अगर स्ट्रिप का बेस ये वाला है तो ये आप देखेंगे कि जो बेस है इस स्ट्रिप का, इसका जो फुट है, पैर है जो, वो रेस्ट कर रहा है इस कर्व के ऊपर, हमेशा इसी के ऊपर रहेगा, राइट। और जो हेड है स्ट्रिप का, ये वाला हिस्सा, वो हमेशा इस कर्व के पे टिका रहेगा, इसके नीचे रहेगा, ऐसे कह सकते हैं हम, ठीक है। तो इसलिए तो y की जो लिमिट्स होंगी वो स्ट्रिप के फुट से और स्ट्रिप के हेड से निकाली जाती हैं, यानी कि जो y की लिमिट्स होंगी दैट विल बी gx से लेके hx तक होंगी। लोअर लिमिट होगी gx, अपर लिमिट होगी hx। ये हमेशा याद रखिएगा कि स्ट्रिप का जो पैर होता है, द फुट ऑफ द स्ट्रिप ऑलवेज गिव्स द लोअर लिमिट ऑफ y एंड द हेड ऑफ द स्ट्रिप गिव्स द अपर लिमिट ऑफ y इफ द स्ट्रिप इज ड्रॉन वर्टिकल। अगर आपने वर्टिकल ड्रॉ करी जैसे पिक्चर में दिख भी रहा है। और x की लिमिट निकालने के लिए आपको क्या करना है, x की लिमिट निकालने के लिए आपको मोशन कंसिडर करना है। इमेजिन करिए ये स्ट्रिप जो है, जो यहाँ पे आपको दिख रही है, ये स्टार्टिंग में इस जगह पे रही होगी, ऑफ कोर्स यहाँ पे रही होगी, राइट, इस तरीके से। फिर ये बीच में आई, फिर ये कभी ना कभी यहाँ भी पहुंची होगी ऑफ कोर्स, और कभी ना कभी ये फाइनली यहाँ पे भी पहुंच जाएगी आखिरी में, बिल्कुल राइट। तो ये पूरी एक तरीके से जर्नी है स्ट्रिप की, यहाँ से उसने शुरू किया, लेफ्ट से और राइट तक पहुंच चुकी है वो, राइट। तो ये एरो जो आपको दिख रहा है, ये मूवमेंट दिखा रहा है इस स्ट्रिप का, इसकी जर्नी, राइट। हमेशा ओरिजिन की के नज़दीक से स्टार्ट होती है स्ट्रिप, ऐसा नहीं है कि उल्टा चलेगी। एक्स इक्वल टू बी से एक्स इक्वल टू ए की तरफ नहीं ले जाना आपको इसको, एक्स इक्वल टू ए से एक्स इक्वल टू बी की तरफ ले जाना है, क्योंकि स्ट्रिप की जो जर्नी है वो ओरिजिन से शुरुआत होती है उसकी हमेशा, ठीक है। ओरिजिन के नज़दीक, आप जानते हैं ओरिजिन यहाँ पे बैठा है, तो स्ट्रिप आप यहाँ से चलना शुरू होगी, राइट। तो आप देखेंगे जो स्ट्रिप शुरू में थी, शुरू में वो थी इस वर्टिकल एक्सिस में के पास थी, यानी कि x इक्वल टू ए, और फाइनली वो पहुंचेगी x इक्वल टू बी। हाँ, ये जो स्ट्रिप मैंने बीच में बना रखी है, एक उस जर्नी के किसी बीच के वक्त का एक स्क्रीनशॉट है, ऐसे समझ सकते हैं। ये जो स्ट्रिप थी, ये कुछ इस अंदाज से गई थी कि यहाँ से ये इस तरफ गई थी, ठीक है। ओके, तो जो जर्नी होती है स्ट्रिप की, राइट, उस जर्नी के जो एंड पॉइंट्स होते हैं, इनिशियल और एंड पॉइंट, वो देते हैं आपको एक्स की लिमिट्स, अगर वर्टिकल स्ट्रिप आपने बनाई है, राइट। तो बस यही ध्यान रखने वाली बात है। और आउटर जो लिमिट्स आएंगी वो कांस्टेंट आती हैं हमेशा। आप जानते हैं कि एक्स की लिमिट आएगी एक्स इक्वल टू ए से एक्स इक्वल टू बी, वाई की लिमिट्स आ रही हैं जी एक्स से एच एक्स। तो आप देख पा रहे हैं कि इन चारों लिमिट में जो कांस्टेंट लिमिट्स हैं वो ये वाली हैं, और जो वेरिएबल लिमिट्स हैं वो ये वाली हैं। तो हमेशा कांस्टेंट लिमिट्स बाहर आती हैं, राइट। ये यूँ कहिए कि जो मूवमेंट से या मोशन से, जो स्ट्रिप के मोशन से जो लिमिट्स निकलती हैं, वो हमेशा बाहर वाली लिमिट्स होती हैं, ये वाली लिमिट्स, राइट, एक्स इक्वल टू ए टू बी। और अंदरूनी लिमिट्स होती हैं वाई इक्वल टू जी एक्स टू एच एक्स। ध्यान रखिएगा जी एक्स नीचे लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि जी एक्स लोअर लिमिट है। लोअर इसलिए है क्योंकि स्ट्रिप का पैर या स्ट्रिप का फुट उसके ऊपर है, ठीक है, और स्ट्रिप का हेड जिसके नीचे है वो अपर लिमिट, राइट। और क्योंकि आपने वाई की लिमिट को अंदर लिखा है तो पहले डी वाई लिखा जाना चाहिए और बाद में डी एक्स, क्योंकि एक्स बाहर है, राइट। तो ये भी आपको स्विच करना पड़ेगा खुद से, राइट। अब केस टू पे चलते हैं। केस टू में कुछ इस तरीके का सिचुएशन हो सकती है कि व्हेन द रीजन इज बाउंडेड बाय कर्व्स लाइक x इक्वल टू जी वाई, एक कर्व आपको ये वाला दिख रहा होगा, ये वाला, दूसरा कर्व कुछ x इक्वल टू एच वाई, राइट। और बाउंडेड बाय द हॉरिजॉन्टल लाइंस y इक्वल टू c एंड y इक्वल टू
बी, इस तरीके से कुछ 2 लाइन है, राइट। ये आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर ये रीजन है, इसी रीजन की बात हो रही है, आर रीजन पर ये है, राइट। इस बार आप स्ट्रिप वर्टिकल नहीं बनाएंगे, इस बार स्ट्रिप को आप हॉरिजॉन्टल बनाएंगे, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, राइट। हाँ, और स्ट्रिप का अगर आप बेस देखें, अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि स्ट्रिप का बेस कौन सा है, कि आप इसको बेस करें कंसिडर या इसको बेस करें। बेस हमेशा ओरिजिन की तरफ होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला ये स्ट्रिप का बेस है, राइट। और ये हमेशा रेस्ट करेगा x इक्वल टू जी वाई पे, और स्ट्रिप का जो हेड होगा ये वाला हिस्सा वो हमेशा रेस्ट करेगा अंडर x इक्वल टू एच वाई। सो दीज आर द लिमिट्स ऑफ x। लोअर लिमिट विल बी x इक्वल टू जी वाई, अपर लिमिट विल बी x इक्वल टू एच वाई, जैसे कि आप इस इंटीग्रेशन में देख सकते हैं, राइट। एंड आउटर लिमिट्स विल बी गिवन बाय द मोशन ऑफ द स्ट्रिप। अब जाहिर सी बात है, अब स्ट्रिप इस बार नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी। नीचे से ऊपर इसलिए क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि जो स्ट्रिप का मोशन होता है वो ओरिजिन से शुरू होता है, ओरिजिन के नज़दीक, ओरिजिन यहाँ पे है, तो जाहिर सी बात है कि स्ट्रिप यहाँ रही होगी सबसे पहले और फाइनली वो यहाँ पहुँचेगी, राइट। तो अगर वो सबसे पहले नीचे रही होगी इस जगह पे, तो यहाँ पे y इक्वल टू सी था और फाइनली y इक्वल टू पी, राइट। तो दीज आर द लिमिट्स ऑफ y, आउटर लिमिट्स देख लीजिए आप। सी एंड डी, सॉरी इट शुड बी सी एंड डी एक्चुअली, मैंने यहाँ पे बी लिखा हुआ है, आई शुड चेंज इट एज डी, ओके। नाउ सो बेसिकली देर आर टू केसेस इन ब्रॉड सेंस, दो तरीके की क्वेश्चंस में आपको दिखाई देगा, इससे अलग भी हो सकता है, लेकिन बेसिक आइडिया यही है। बेसिक आइडिया एक्स और वाई की लिमिट्स निकालने का है, राइट। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सी द फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको साफ साफ एक इंटीग्रल दिया गया है, डबल इंटीग्रेशन, अंदरूनी लिमिट्स भी दी गई हैं और बाहरी लिमिट्स भी कांस्टेंट है, चलिए अच्छा है। और एक्स स्क्वायर प्लस 3y² ये आपका फंक्शन है, राइट। और dy dx लिखा हुआ है। हालांकि स्पेसिफाई होना चाहिए कि ये लिमिट y की होनी चाहिए और आउटर लिमिट्स x की होनी चाहिए, जिस हिसाब से dy पहले लिखा हुआ है, dx पहले लिखा हुआ है। क्योंकि जब तक स्पेसिफाई नहीं होगा तब तक आप एजम्पशन थोड़ा करना मुश्किल होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में अगर नहीं लिखा गया है कुछ भी, तो ऑफ कोर्स ये इंट्यूटिव है या ये साफ है यहाँ से कि क्योंकि dy इज रिटन फर्स्ट, सो दिस इंटीरियर लिमिट शुड बी ऑफ y, राइट। ये सीधा सीधा आपको एजम्पशन कर लेना है अगर गिवन नहीं है तो। मैंने भी वही कर लिया, मैंने इंटीरियर लिमिट्स को y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 1 लिख दिया, स्पेसिफाई कर दिया। आउटर लिमिट्स x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 3 और अंदर तो वही है जो दिया हुआ है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट बात शुरू है कि क्योंकि पहले इतने हिस्से को आपको इंटीग्रेट करना है, क्योंकि y की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, राइट। इसका y की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने के लिए x स्क्वायर को आपको x को कांस्टेंट ट्रीट करना है, तो इसको कांस्टेंट मानते हुए इसका इंटीग्रेशन अगर करें तो इसके साथ y आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन y होता है। y स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y दैट विल बी y क्यूब बाय 3 और 3 से 3 कैंसिल होगा, तो ये वाला टर्म बचेगा। ध्यान रखिएगा कि y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन आप पहले कर रहे हैं, x को आप कांस्टेंट मान रहे हैं जिस प्रोसेस में, और अब आपको लिमिट्स डालनी है y की, y इक्वल 0 टू 1। तो इतने हिस्से में जो काम आप कर चुके हैं, इसमें आपने लिमिट लगा दी 0 से लेके 1। और ध्यान रखिएगा ये लिमिट y की है, ये लिमिट x की नहीं है। y की जगह आपको पुट करना है 1। देखिए y को 1 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा x स्क्वायर प्लस 1, और y को 0 पुट करेंगे तो आपको 0 मिलेगा, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो फाइनली मिलेगा x स्क्वायर प्लस 1, राइट। अब तो ये कुछ भी नहीं है, अब क्वेश्चन ये सिंपल है, जैसे क्लास 12th का क्वेश्चन होता था। अब कुछ भी नहीं है, अब तो सीधा सीधा है, x की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है और लिमिट पुट करनी है, और आंसर आया 32, राइट। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखिएगा, इसमें भी लिमिट्स कांस्टेंट हैं, लिखा हुआ नहीं है कौन सी लिमिट किसकी है, तो एक सीधा सा इंट्यूटिव आइडिया है कि जो पहले लिखा हुआ है वो अंदरूनी लिमिट्स x की होनी चाहिए, बाहर की लिमिट्स y की होनी चाहिए। वही मैंने भी अज्यूम किया है, अंदरूनी लिमिट्स x की, बाहरी लिमिट्स y की, और अब इसके बाद इंटीग्रेशन जो आपको बड़ी सफाई से करना है, राइट। क्योंकि पहले आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, तो 1/y को आप कांस्टेंट ट्रीट करिएगा, राइट। उसको इनफैक्ट आप बाहर भी लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो एक बीच का स्टेप मैं ऐसे लिख सकता हूँ आपके लिए, वो होगा y इक्वल टू 2 से लेके a और x इज इक्वल टू 2 टू b और 1/y शुड बी रिटन आउटसाइड। इनफैक्ट कई कुछ लोग उसको यहाँ ना लिख के यहाँ भी लिख देते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, राइट। और 1/x dx इस तरीके से कुछ ऐसा कुछ, राइट। तो इसको आपने फोकस करना है, इसका इंटीग्रेशन आएगा log x और फिर लिमिट डलेगी log b माइनस log 2, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ तक आप पहुँच चुके हैं। log b माइनस log 2 तो अपने आप में कांस्टेंट ही होगा, कांस्टेंट होगा log b भी और log 2 भी। अब आप उसको आसानी से बाहर भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन के, अगर आप इस स्टेप में पहुँच जाए तो यहाँ इसके बाद यहाँ से, राइट, log b माइनस log 2 बाहर लिखा जा सकता है क्योंकि ये कांस्टेंट है। और ये आपका पुराना क्वेश्चन बन चुका है क्लास 12th का, log y इंटीग्रेशन होगा, लिमिट डालेंगे, फिर ये कुछ आंसर आ जाएगा, राइट। अब इसमें इंपॉर्टेंट एक बात ये थी
कि जब जब इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी किया जा सकता है था कि अगर चारों लिमिट्स कांस्टेंट हैं, जैसे आउटर लिमिट्स हैं सी टू डी, इनर लिमिट्स हैं ए टू बी, कहीं पे भी वेरिएबल लिमिट नहीं है, चारों कांस्टेंट नंबर हैं ए बी सी डी, और अंदर फंक्शंस कुछ इस टाइप से है एफ एक्स मल्टीप्लाइड विद जी वाई, राइट। तो उस केस में आपको क्या करना है, जी वाई वाले को अलग करना है डी वाई के साथ, एक्स वाले को अलग करना है डी एक्स के साथ, y की लिमिट्स अलग और x की लिमिट्स अलग, और दोनों आंसर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये भी ऐसे भी किया जा सकता है। इनफैक्ट इस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को अगर इस रिमार्क से किया जाए, दिस रिमार्क कैन बी यूज्ड ऑन दिस क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन को कुछ आप ऐसे करेंगे, मैं यहीं पे करके दिखा देता हूँ आपको। देखिएगा सेम क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें देखिएगा द होल फंक्शन कैन बी रिटर्न एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, वन अपॉन एक्स एंड देन वन अपॉन वाई, ये लिखा जा सकता है दोनों के लिए, क्योंकि मल्टीप्लाई करके वन अपॉन एक्स वाई ही आएगा, राइट। नाउ आपने करना क्या है, आपने एक्स की लिमिट्स अलग छांट लेनी है जो कि थी 2 से लेके b तक थी, राइट। तो 2 टू b एंड देन dx मल्टीप्लाइड विद y की लिमिट्स थी आपकी 2 से लेके a, राइट, dy, राइट। इसका इंटीग्रेशन आएगा log x, राइट, जिसका बेस ऑफ कोर्स e होगा, और लिमिट होंगी इसकी 2 टू b मल्टीप्लाइड विद log y, लिमिट्स होंगी इसकी 2 टू a, और फिर आप लिमिट्स पुट करेंगे तो ये बनेगा log b माइनस log 2, यानी कि log b बाय 2, राइट, और ये बनेगा आपका log a बाय 2, राइट, इंटीग्रेशन करने के बाद और लिमिट्स पुट करने के बाद। देखिएगा आंसर बिल्कुल सेम है, लेकिन आपने बस इस रिमार्क का इस्तेमाल किया है, राइट। तो इस रिमार्क को आप फ्रिक्वेंटली यूज़ कर सकते हैं, आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन तभी करिएगा जब आपका जो क्वेश्चन जो होगा, जो आपको इंटीग्रेंड जो दिया हुआ है, वो ऐसे दो फंक्शंस में स्प्लिट हो पाए प्रोडक्ट में, तभी आप ऐसा करिएगा, और दोनों लिमिट्स, चारों लिमिट्स कांस्टेंट होनी चाहिए, तभी करिएगा, अदरवाइज ये नहीं हो सकता है, राइट। अब आप सेकंड पार्ट को देखें इसके, इसमें आसानी से ये यूज़ हो सकता है सेम रिमार्क, क्योंकि x को अलग कर लेंगे, मल्टीप्लाइड विद y अलग कर लेंगे, और dx इधर और dy इधर, और y की लिमिट्स, अब आप यहाँ देखिए y की लिमिट्स कौन सी हैं, y बाहर लिखा हुआ है तो इसको बाहर वाली लिमिट y की होंगी, यानी कि 0 टू 1, और दिस शुड बी 0 टू 2, तो आप निकालेंगे इसको तो आंसर आपका जल्दी आ जाएगा एज कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल मेथड जो आप कर रहे थे, ठीक है। ओके, नाउ सेम सिचुएशन विद पार्ट सी के साथ भी आप कुछ ऐसा कर सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली सी को आप दो दो फंक्शंस के प्रोडक्ट में ब्रेक नहीं कर सकते, बी पार्ट की तरह इसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है, राइट। आपको इसको ट्रेडिशनल जो मेथड होता है वैसे ही करना पड़ेगा, कोई इसमें आप रिमार्क का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है कि वाई लिखा हुआ है, और हाँ एक चीज़ और है, भले ही इस क्वेश्चन में कहीं पे भी मेंशन नहीं कि कौन सी लिमिट्स किसकी हैं, लेकिन ये साफ है कि क्योंकि ऊपर x लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये y की लिमिट्स हैं, y की लिमिट्स ऑब्टेन करी गई हैं इन टर्म्स ऑफ x, इसका ये मतलब होता है, राइट। अगर आपको कोई वेरिएबल नजर आ जाए तो ये क्लियर हो जाता है कि दिस लिमिट is involving x, it means that these are the limits of y, आउटर लिमिट्स होंगी x की, भले ही ये किसी भी ऑर्डर में लिखा हो, कोई जरूरी नहीं है कि इट इज ऑलवेज गिवन एज dy dx, समटाइम्स इट मे बी dx dy in order to लेट यू कंफ्यूज्ड, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको लिमिट पहचाननी है। अगर यहाँ x लिखा है तो जाहिर सी बात है ये लिमिट्स y की होंगी, आउटर लिमिट्स फिर x की होगी, क्योंकि इसमें x इन्वॉल्व था तो y की लिमिट्स, अगर इसमें y इन्वॉल्व होता तो x की लिमिट्स, दोनों कभी भी इन्वॉल्व नहीं हो सकते एक साथ। ऐसा मत सोचिएगा कि बोथ वेरिएबल्स कैन बी इन्वॉल्व साइमल्टेनियसली, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, एक ही लिमिट इन्वॉल्व हो, राइट। ओके, तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमने ये पहचान लिया कि इंटीरियर लिमिट्स आर ऑफ लिमिट्स ऑफ y, सो dy शुड बी रिटन फर्स्ट एंड देन इंटीग्रेटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो x को आप एक नंबर मान लीजिएगा, जैसे 2 मान लीजिए आपने, e की पावर y बाय 2, इंटीग्रेशन आप करेंगे e की पावर y बाय 2 और 1 बाय 2, अगर आप x को कांस्टेंट मानना भी पड़ेगा, और लिमिट्स आएंगी 0 से लेके x जो दी हुई है, राइट। फिर आप लिमिट्स प्लग करेंगे, ध्यान रखिएगा लिमिट आपको y की जगह पुट करनी है, x की जगह नहीं पुट करनी है, क्योंकि लिमिट्स y की थी। ओके, तो y की जगह जब आप x पुट करेंगे सोचिएगा तो e टू द पावर 1 आएगा, और फिर आप जब y की जगह 0 पुट करेंगे तो e की पावर 0 आएगा, और इस 1 अपॉन x को आप यहाँ पे लिख सकते हैं x करके, और जब आप इसको इवेलुएट करेंगे तो ये मिलेगा आपको e माइनस 1, जो कि कांस्टेंट है, इसे आराम से इंटीग्रेशन के बाहर निकाला जा सकता है, इतना हिस्सा आपका जाना पहचाना है, ये आप कर लेते हैं, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं डिफिकल्टी लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन अब इस क्वेश्चन में फिर से देखिएगा, जो अपर लिमिट है अंदरूनी वाली उसमें y आपको नजर आ रहा है हर जगह, मतलब y ही नजर आ रहा है, x तो है ही नहीं, इसका मतलब जरूर ये x की लिमिट्स है, राइट।
और बाहर वाली लिमिट्स फिर ऑफ कोर्स y की होंगी। बस ये पहचानना ज़रूरी है लिमिट्स के बारे में। अगर आप ये सही से पहचान पा रहे हैं तो फिर आप इंटीग्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप इतना जान चुके हैं कि अंदरूनी लिमिट्स x की हैं, तो आपको इंटीग्रेशन x की रिस्पेक्ट में करना है। dx को पहले लिखा जाना चाहिए, इतने हिस्से पे आपने फोकस करना है, राइट। x की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है तो जाहिर सी बात है कि y में जो कुछ भी लिखा गया है उसे कांस्टेंट ट्रीट करना है। तो हमने क्या करा, वाई स्क्वायर प्लस वन को हमने लिख दिया अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है, राइट। और हाँ, फिर इमीडिएटली आपके मन में ख्याल आया कि वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट का स्क्वायर, यानी वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला आपने क्लास 12 में पढ़ा था और बहुत बार यूज भी किया था। इसका इंटीग्रेशन होता है वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, राइट। प्लस सी भी होता है, लेकिन प्लस सी तब होता है जब डेफिनेट इंटीग्रल आप नहीं कर रहे होते, यू आर इवैल्यूएटिंग डेफिनेट इंटीग्रल विद लिमिट्स, तो अब आप प्लस सी लिखने की जरूरत नहीं है आपको, राइट। ध्यान रखिएगा, दिस शुड बी ट्रीटेड एज लिटिल ए, लाइक दिस ए स्क्वायर, right, because you are integrating with respect to x, so y should be treated as constant and y square plus 1 का ये जितना भी है constant की तरह ट्रीट होगा। तो 1 अपॉन ए, दिस थिंग इज ए एक्चुअली, आप इसको ए मान लीजिए, ए का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सो दिस इज ए, so 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, राइट। और लिमिट्स, ऑफ कोर्स लिमिट्स ए वाली आप यूज लिखेंगे जो अंदरूनी लिमिट्स थी। ध्यान रखिएगा आपको ये लिमिट्स x की जगह पुट करनी है, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में तो इंटीग्रेशन अभी किया ही नहीं है आपने। These limits are limits of x. You integrated with respect to x, right? So please do not forget this. प्लगिंग द लिमिट्स, जैसे आप इसको यहाँ पे पुट करेंगे इसको तो 1 आएगा, टेन इनवर्स 1। जैसे आप 0 को पुट करेंगे x की जगह तो आपको टेन इनवर्स 0 मिलेगा। बाहर ये वेट करता रहेगा, ये वेट कराइए इसको बाहर, अभी इंटीग्रेशन करना बाकी है। टेन इनवर्स 1 पाई बाय 4 होता है, आप जानते हैं। 45 10 45 डिग्री 1 होता है। टेन इनवर्स 0 0, सो पाई बाय 4 शुड बी रिटन आउटसाइड एंड नाउ यू आर गोइंग टू इंटीग्रेट दिस थिंग। अब आप देख रहे हैं ये तो फिर क्लास 12 का क्वेश्चन है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर आपको इसको इंटीग्रेट करना है तो ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है ये लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट। तो फॉर्मूले आपको कुछ याद रखने पड़ेंगे, बेसिक जो रिजल्ट्स होते हैं वही लगेंगे। तो आपने सेम फॉर्मूला लगा लिया और फिर लिमिट्स आपने पुट करनी शुरू कर दी, राइट, एंड देन यू गॉट द आंसर this much. Right, now coming to the part B, and once again I will show you the original question. This is the original question. You want to just see this, पहले आप इसको आराम से देखिएगा। आप देखिएगा कि इस लिमिट में y इन्वॉल्व है, तो जरूर ये लिमिट्स x की ही होंगी, ऊपर और नीचे वाली, और बाहर की लिमिट y की होंगी। इसका मतलब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन आपको पहले करना पड़ेगा, क्योंकि अंदरूनी लिमिट्स x की हैं। तो इसको कुछ आप इस तरीके से लिखें, इस इंटीग्रेंड को आप कुछ इस तरीके से लिखें कि x की रिस्पेक्ट में जब आप इंटीग्रेशन करें तो जो भी y में नजर आ रहा है वो कांस्टेंट की तरह लगने लगेगा, क्योंकि तभी आप फॉर्मूला लगा पाएंगे, अदरवाइज नहीं लगा पाएंगे। तो आप इसको क्यों नहीं ऐसे लिख देते, आप x की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं तो आपको शायद इसे ऐसे लिखना पड़ेगा, वन माइनस, अगर आप रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लगाए या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बल्कि इसको ऐसे भी किया जा सकता है कि माइनस कॉमन ले लिया जाए और एक्स स्क्वायर पहले लिखा जाए प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन, ये हो जाएगा, और अंडर रूट लगा के स्क्वायर, शायद अब आप लगा लेंगे। इस पूरी की पूरी चीज को कैपिटल स्मॉल ए लिखा जा सकता है। तो डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हाँ, ये वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए बन जाएगा, राइट, क्योंकि आपको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। देखते हैं कि क्या किया हुआ है। चलिए, हाँ, ओ सॉरी, मैं साइन मिस कर दिया था, एक्स स्क्वायर माइनस होना चाहिए, राइट, माइनस तो कॉमन लिया है, ये आएगा, सॉरी माइनस आएगा बीच में, और फिर आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, द फॉर्मूला इज वन अपॉन टू ए लॉग मॉड। यहाँ पे मॉड होता है, अक्सर बच्चे इस मॉड को नहीं लगाते हैं, ब्रैकेट लगाने लगते हैं, दैट इज रॉन्ग। मॉड लगाइए, लॉग जब भी आता है तो मॉड लगे आता है अपने साथ। लॉग जो भी है, लॉग हमेशा पॉजिटिव नंबर का लिया जाता है, इसीलिए मॉड लगाना जरूरी है कि जो नंबर अगर नेगेटिव आ भी रहा हो तो पॉजिटिव हो जाए, राइट। तो लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, तो दिस इज योर लिटिल ए, राइट, एंड केयरफुली यूज दिस फॉर्मूला बाय अज्यूमिंग दैट दिस इज योर लिटिल ए, राइट। देखिए फॉर्मूला लगा दिया, बड़ा आराम से लगाना है, ये स्टेप आपको बड़े आराम से करना है, और फिर लिमिट पुट करते हुए और ज़्यादा आराम से, क्योंकि लिमिट आप एक्स की जगह रखने जा रहे हैं, ये चीज़ आप यहाँ रखने जा रहे हैं एक्स की जगह, नीचे भी रखेंगे, और फिर आप जीरो भी रखेंगे, राइट। जब आप ये अपर लिमिट रखेंगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा सॉल्व करने के बाद, ध्यान रखिएगा ऊपर नेगेटिव भी मिलेगा, और मॉड की रिस्पेक्ट करिए लॉग के साथ, मॉड आता है, मैं आपको फिर से बता दूं, तो नेगेटिव साइन विल बी converted into positive sign, तो कैंसिल होकर देखिए, 2 से 2 कैंसिल, दिस विल बी कैंसिल, तो इट विल बी 1/3 अल्टीमेटली, राइट। अगर आप मॉड नहीं लगाते हैं तो आपको ऐसा कुछ आंसर मिलेगा, ऐसा दैट इज रॉन्ग, लॉग के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, मॉडुलस इज इंपॉर्टेंट।
और log ऑफ ये -1 तो जरूर है, लेकिन मॉडुलस बैठा है तो उसको +1 कर देगा, log 1 is 0, so this term will go to 0 eventually, right? Now this being a constant can be taken outside from bracket, right, and this is left now, और फिर वही सब पुराने फॉर्मूले dy अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सो इट इज साइन इनवर्स y अपॉन a, ये सब आपको मालूम है पुराने फॉर्मूले, पुट किया तो ये आंसर आया, राइट? so everything is about remembering those integration formula जो आपने पढ़े थे. Now coming to this question number 4, this is super important question and very very conceptual question. अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस किए थे उन सब में एक बात थी कि लिमिट्स पहले ही लिख के दी हुई थी. अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें लिमिट दी नहीं हुई है, इसमें आपको खुद से लिमिट निकालनी है, और ये आज थोड़ा मुश्किल टास्क होता है एज कम्पेयर टू द क्वेश्चंस वी हैव डन सो फार. लिमिट भी आपको खुद ही निकालनी है. इनफैक्ट इंटीग्रल तो दिया हुआ है लेकिन लिमिट्स कहाँ दी हुई, लिमिट्स आर मिसिंग, सी लिमिट्स मिस कर रखी हैं. ये निकालना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, और अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा है, फोर्थ क्वेश्चन आ गया, तो समझ लीजिए आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 अपने आप ही आ गए, क्योंकि ये एक बड़ा क्वेश्चन है, इसके अंदर सब कुछ है. ठीक है, चलिए मैं अब इस फिगर को हाइड कर देता हूँ, और मैं पहले आपको रीजन ड्रॉ करवाता हूँ, फिर लिमिट हम निकालेंगे. देखिए ध्यान से देखिएगा, पहले तो आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लीजिए कुछ इस तरीके से, एक्स एक्सिस और ये वाली आपकी वाई एक्सिस हो गई, राइट? और अगर आप इसकी बात करें कि एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ऐसा पहले क्वाड्रेंट में होता है, इसका मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो योर फिगर शुड बी कन्फाइंड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली. ये इसका मतलब है, जो भी आप बनाएंगे फाइनली उसका वो हिस्सा जाएगा जो पहले क्वाड्रेंट में आता होगा, क्योंकि आर रीजन वही है जो पहले क्वाड्रेंट में जो कुछ भी है. अब वो क्या कुछ है वो इससे देख के पता चलेगा, ये अभी क्या चीज है. इसका मतलब हुआ, अगर आप इस लेस देन के साइन को अभी थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें, तो दैट गिव्स यू एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 1. कुछ बच्चों को याद आ गया होगा कि मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स अपॉन 1 अपॉन ए प्लस वाई अपॉन 1 अपॉन बी इक्वल टू 1. ये लाइन की फॉर्म होती है, नॉर्मल फॉर्म, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1. कुछ इस तरीके की लाइन बनती है जहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट जो होता है वो 1 बाय ए कॉमा 0, अगर ये लिखे, इसका पॉइंट लिखें, ये वाला पॉइंट होगा 0 कॉमा 1 बाय बी, राइट? इसकी बात हो रही है, ये जो लाइन है यही वाली लाइन है. खैर, लेकिन क्योंकि यहाँ लेस का साइन लगा हुआ है तो दो बातें हो सकती हैं, या तो ऊपर वाला रीजन की बात हो रही है या नीचे वाले रीजन की बात हो रही है, राइट? क्योंकि इनइक्वलिटी है, दिस इज नॉट इक्वलिटी, दिस इज इनइक्वलिटी. Whenever there is an equation, then that gives you a curve, but whenever there is an inequation, that gives you a region. तो एक इक्वेशन और इनइक्वेशन में ये फर्क होता है. इक्वेशन आपको कर्व की इक्वेशन देती है, जैसे लाइन की इक्वेशन, लेकिन क्योंकि इनइक्वेशन है, इनइक्वेशन का मतलब इसमें इनइक्वलिटी लगी हुई है, लेस देन और इक्वल टू लगा हुआ है, तो ये शायद कर्व से नीचे की बात हो रही है या ऊपर वाले रीजन की बात हो रही है. मालूम चल जाएगा किस रीजन की बात हो रही है, उसको मालूम करना बड़ा आसान होता है. आप एक अंदाजे से कहीं का भी पॉइंट रख दीजिए, मान लीजिए आपको पसंद आया कोई नीचे का पॉइंट, इस कहीं इधर का कोई पॉइंट, मान लीजिए आपने ये वाला पॉइंट यानी 0 0, बहुत आसान पॉइंट है, ये आपने पुट कर दिया यहाँ पे. अगर आप ये पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 0 लेस देन और इक्वल टू 1, और ये बात बिल्कुल सच है, 0 वाकई में 1 से छोटा होता है, राइट? बराबर तो नहीं होता, 1 से छोटा तो होता है. इसका मतलब ये पॉइंट आपने रखा है और वो सेटिस्फाई भी कर रहा है इस चीज को, इसका मतलब जरूर जो रीजन है वो यही वाला है, नीचे वाला ही है. आप समझिए, अगर ये इसको सेटिस्फाई न कर रहा होता तब फिर रीजन उसका ऑपोजिट होता, राइट? सो दिस इज हाउ शेडिंग इज डन, ओके, फ्रॉम एन इक्वेशन. फाइन. इसका मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, everything which lies below this line, बट आप ये मत भूलिएगा कि दे आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली. इसका मतलब वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट? सिर्फ पहला वाला क्वाड्रेंट. इसका मतलब ये नीचे के हिस्से को आपको मिटाना पड़ेगा, यू आर लेफ्ट विद दिस थिंग ओनली. फाइनली ये आएगा, आपको सेकंड और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो भी बन रहा है उसको आपको मिटाना पड़ेगा. ठीक है, तो फाइनली ये पिक्चर निकल के आएगी. अब आप देख लीजिए पिक्चर, और अंदर उसको कलर भी कर रखा है, येलो कलर कर रखा है. और फिर उसके अंदर स्ट्रिप आपको बनानी पड़ेगी. अब स्ट्रिप दो तरीके से बन सकती है, मैं आपको शो करता हूँ. मुझे मैं आपको स्ट्रिप बनानी कैसे है, स्ट्रिप दोनों तरीके से बन सकती है. इट कैन बी हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल, लेकिन एक मिनट चाहिए. ओके, राइट. तो देखिएगा, मान लीजिए आपने बना दिया, अब मैं इसके अंदर स्ट्रिप बना रहा हूँ, ये रीजन है ट्रायंगल रीजन. स्ट्रिप आपने ऐसे बना दी, प्लीज पे अटेंशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ स्ट्रिप. ये आपने स्ट्रिप बनाई. ध्यान से देखिएगा स्ट्रिप का बेस ये किसके ऊपर रेस्ट कर रहा है, ये लाइन कौन सी लाइन है, क्या लाइन है, एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0. स्ट्रिप का हेड, ये देखिए स्ट्रिप का हेड यहाँ पे है, ये किसके नीचे लाई कर रहा है, देखिए बताइए इस लाइन की इक्वेशन क्या है. अरे इस लाइन की इक्वेशन तो ये है. यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लीजिए. अगर आप यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी आपकी y is equal to 1 minus ax upon b, राइट? तो आपने देखा कि स्ट्रिप का बेस ये वाला ये रेस्ट कर रहा है अपनी पूरी जर्नी में,
यहाँ से जर्नी इसकी स्टार्ट होगी और यहाँ पे एंड होगी इसकी जर्नी, ठीक है। ये अपनी पूरी जर्नी में हमेशा इसका जो फुट है वो हमेशा इस लाइन के ऊपर रहेगा और इस लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू 0। अपनी पूरी जर्नी में इसका जो हेड है वो हमेशा इस लाइन के नीचे रहेगा, इस लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन बी। तो आपने y की लिमिट निकाल ली, राइट। मैंने कहा है कि जो जो अपर और टॉप और बॉटम लिमिट्स निकाली जाएंगी y के लिए, वो बॉटम और फुट से, बॉटम और हेड से निकाली जाएंगी, स्ट्रिप के ऊपर लिखा हुआ भी। अब देखते हैं कि x की लिमिट कहाँ से। आप इमेजिन करिए ये लिमिट, ये जो स्ट्रिप है चलना कहाँ से शुरू होगी। इनिशियली ये यहाँ पे रही होगी बिल्कुल, और फाइनली ये यहाँ पहुंची होगी। जब ये बिल्कुल लेफ्ट में रही होगी, यानी कि यहाँ पे चिपकी रही होगी, ऑफ कोर्स यहाँ पे चिपकी रही होगी, तो इसकी इक्वेशन है x इक्वल टू 0, क्योंकि ये y एक्सिस है। या यूं कहिए कि यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, ये पहले वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट इसकी लिमिट देगा, और फाइनली ये यहाँ पहुंचेगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1/a, 0। तो फाइनली x इक्वल टू 1/a। कोऑर्डिनेट से भी आप लिमिट निकाल सकते हैं। पोजीशन वाली जो लिमिट्स निकालनी है आपको, वो आप कोऑर्डिनेट से निकाल सकते हैं, जो उसका कोऑर्डिनेट होगा, राइट। तो ये एक अच्छा तरीका होता है लिमिट निकालने का, सबसे बेस्ट तरीका है, और इससे कभी भी गलती नहीं होगी, राइट। इंटीरियर लिमिट्स जब स्ट्रिप वर्टिकल है वो y की लिमिट्स होंगी, क्यों होंगी आपने देख लिया। और मोशन से जो लिमिट्स निकली वो आउटर लिमिट्स होंगी, वो x की लिमिट्स होंगी, ठीक। ओके। हाँ, एक बात और कि इसमें स्ट्रिप जो है वो हॉरिजॉन्टल भी बनाई जा सकती है। हॉरिजॉन्टल लिमिट भी स्ट्रिप भी आप बना सकते हैं, राइट। अगर आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाएंगे तो कुछ ऐसी सिचुएशन नजर आएगी, मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप भी पॉसिबल है। अगर आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाएंगे कुछ इस तरीके से, राइट, तो स्ट्रिप का जो बेस होगा वो ये है, वो रेस्ट कर रहा है y एक्सिस पे, यानी कि x इक्वल टू 0। स्ट्रिप का जो हेड है वो हमेशा इस लकीर के नीचे होगा, इसकी इक्वेशन आएगी x इक्वल टू 1 माइनस बी वाई अपॉन ए। और स्ट्रिप का मोशन यहाँ से चालू होगा और यहाँ खत्म होगा, यानी कि स्ट्रिप शुरू होगी वहाँ 0 0 से शुरू होगी और खत्म यहाँ पे होगी 0,1/b। तो x की लिमिट आएंगी 0 से लेके 1/b, राइट। सो आप दोनों तरीके के स्ट्रिप्स को बना सकते हैं। एनीवेज, हमने इसमें वर्टिकल स्ट्रिप कंसिडर कर लिए, ओके। तो देखिएगा वर्टिकल स्ट्रिप कंसिडर कर रखी है, और जो राइट रेड कलर का जो एरो दिखा रहा है ये इसके मोशन का एरो दिखा रहा है। ऑफ कोर्स स्ट्रिप जो शुरू होगी वो 0 से होगी, खत्म होगी वो 1/a पे होगी, राइट। और बेस की y इक्वल 0, टॉप से निकला 1 माइनस एक्स अपॉन बी। तो अंदरूनी लिमिट्स आएंगी y की, क्योंकि वेरिएबल है, आउटर लिमिट्स आएंगी x की, और लिखी हुई है लिमिट्स यहाँ पे देखिएगा, राइट। और बस फिर उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद तो आपको इंटीग्रेशन करना है। ध्यान से देखिएगा कि आपको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो इसकी पावर को आप चाहे तो आप इसको ब्रेक कर सकते हैं दो दो टुकड़ों में, e⁻x मल्टीप्लाइड विद e⁻by। e⁻x तो फिलहाल कांस्टेंट की तरह काम करेगा, आपको इंटीग्रेशन सिर्फ इतने हिस्से का करना है, y का करना है। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कुछ यूँ आएगा, y की लिमिट्स डलेंगी, ध्यान रखिएगा y की जगह पुट करना है आपको। तो आप लिमिट पुट करेंगे तो कुछ ये चीज़ मिलेगी, राइट। और फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों के साथ अलग अलग, तो आपको ये मिलेगा। और अब आपको x के रिस्पेक्ट में सिंपल इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि अब ये क्वेश्चन क्लास 12th का क्वेश्चन बन चुका है, राइट। तो फाइनली आंसर 1 अपॉन बी। आई होप दैट दिस इज फाइन। क्वेश्चन नंबर 4 शुड बी क्लियर, एंड ध्यान रखिएगा दिस थिंग इज हैविंग कंप्लीट कंसेप्ट। अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 को ही सबसे पहले देखें तो ऑफ कोर्स ये आपको सब कुछ सिखा रहा है, लिमिट कैसे निकालनी है और वगैरह वगैरह, राइट। चलिए एक क्वेश्चन और, फिफ्थ क्वेश्चन। इंटीग्रेशन तो जो भी है, लेकिन अगेन द लिमिट्स आर मिसिंग, लिमिट्स आर नॉट गिवन, इनफैक्ट द रीजन इज गिवन, एंड ड्रॉ भी नहीं कर रखा है रीजन, ड्रॉ आपको खुद से करना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले तो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ ये y एक्सिस और x एक्सिस को, राइट, रफ पिक्चर, ओके। Now I will draw this. This is circle actually. If you ignore this sign, if you imagine that this is x square plus y equal to x square plus y square equal to 1, this is just a circle actually. सर्कल होता है जिसका सेंटर होता है ओरिजिन पे और रेडियस होता है 1, राइट। इस तरीके से कुछ परफेक्टली सेंटर अगर बनाया जाए इसको, कुछ ऐसा कुछ, ओके, राइट। और लेस लिखा है क्योंकि कम है, तो अब आप सोचेंगे कि ये या तो अंदर का हिस्सा होगा या बाहर का हिस्सा होगा। तो फिर टेस्ट पॉइंट एक पुट कर लेते हैं, 0 0 पुट करके देख लीजिए इसके अंदर से। अगर आप 0 0 पुट करेंगे तो आपको ट्रू आएगा, 0 लेस देन इक्वल टू 1। इसका मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट द इंटीरियर ऑफ सर्कल, बट सॉरी, दे आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो यू हैव टू जस्ट कंसिडर द फर्स्ट क्वाड्रेंट। आपको सिर्फ पहले क्वाड्रेंट को ही इसके बारे में बात करनी है, बाकी के पिक्चर को आपको मिटा देना है, राइट। तो आप देखिएगा कि रिजल्टिंग पिक्चर ये वाला है येलो कलर का। बाकी जो सर्कल है उससे आपको कोई मतलब नहीं है, यू आर ओनली कंसर्न अबाउट दिस येलो रीजन, ओके। नाउ ड्राइंग द स्ट्रिप ड्रॉ करिए, वर्टिकल स्ट्रिप चल जाएगी इसमें। वर्टिकल स्ट्रिप बना लिया आपने, आप देख सकते हैं द बेस ऑफ द स्ट्रिप इज रेस्टिंग ऑन, बेस जो है स्ट्रिप का वो रेस्ट कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखें वो आराम कर रहा है, किसके ऊपर आराम कर रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर रेस्ट करेगा हमेशा, और एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0।
स्ट्रिप का जो हेड है वो हमेशा आराम कर रहा है सर्कल के क्वाड्रेंट के नीचे। अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हेड है स्ट्रिप का वो सर्कल के नीचे रेस्ट कर रहा है, बात सही है। सर्कल की इक्वेशन तो ये थी, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y की वैल्यू अगर आप निकालेंगे, मैं आपको निकाल के दिखा दूं, अगर आप y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो वो कुछ यूँ आएगी, देखिएगा y की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट 1 - x²। आप जानते हैं कि स्क्वायर रूट जब लगाते हैं तो प्लस माइनस होता है, बट व्हाट साइन शुड बी कंसिडर्ड, प्लस और माइनस? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओनली कंसिडर प्लस साइन बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट द अपर पोर्शन। आई मीन इन दिस पोर्शन y इज पॉजिटिव। आप जानते हैं कि इतने हिस्से में y तो पॉजिटिव होता है, तो फिर माइनस साइन का लेने का कोई मतलब ही नहीं है। ऊपर वाला हिस्सा सिर्फ प्लस का लिया जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि लिखा हुआ भी देखिए प्लस साइन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर ये नीचे वाला होता सर्कल, यहाँ वाला सर्कल होता येलो, अगर पोर्शन नीचे होता तो तब मैं नेगेटिव लेता, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरिंग द साइन ऑफ y और x, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए, तो अंदरूनी लिमिट्स तो आपको मिल गई, y की मिल गई। और मोशन अगर आप देखें तो जो स्ट्रिप होगी वो शुरुआती अपनी जर्नी में यहाँ पे होगी, बिल्कुल कॉर्नर में, इस जगह पे चिपकी हुई इससे y एक्सिस से, राइट। और फाइनली वो यहाँ पहुंचेगी, तो x की लिमिट आएगी 0 से लेके 1, कोऑर्डिनेट्स आप निकाल सकते हैं, राइट। फिर इंटीग्रेशन आपको करना है, फिर यूजुअल टेक्निक्स हैं इंटीग्रेशन की, फॉर्मूले की, वगैरह वगैरह। फाइनली आपको आंसर तक पहुंचना है, राइट। नाउ लास्ट क्वेश्चन, राइट, दिस शुड बी माय लास्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन आपको दिख रहा है, बड़ा अच्छा सा फंक्शन दिया हुआ है y² और dx भी लिखा है और dy भी लिखा है, चलिए ठीक है। और r जो रीजन है वो बाउंड बाय ट्राइंगल है, और ट्राइंगल बनाना बड़ा आसान होता है। 3 वर्टिसेस हैं, 0 0 2, 1 0, 1, ये बड़ा आसान है। रीजन ड्राइंग इज वेरी इजी इन दिस केस, राइट। सो यू ड्रॉ दिस रीजन लाइक दिस। अब यहाँ पे दो बातें हैं, या तो आप इसमें वर्टिकल स्ट्रिप, जाहिर सी बात है वर्टिकल स्ट्रिप बनाने की आदत हम सबको पड़ी हुई है, हम ज़्यादातर वर्टिकल स्ट्रिप ही प्रेफर करते हैं। तो वर्टिकल स्ट्रिप अगर आप बनाते हैं इसमें तो एक प्रॉब्लम आ जाएगी आपको। वो प्रॉब्लम मैं आपको बताऊं कि क्या प्रॉब्लम है, अभी नहीं बता रहा, बल्कि आप पहले इसको देखिए, अब इस इंटीग्रेशन को देखिए। अगर आप इसको, इस इंटीग्रेशन को फर्ज करिए आपको मैं मजबूर करूंगी इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करें, तो आप नहीं कर पाएंगे। e⁻y² का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में आप नहीं कर पाएंगे, यानी कि y के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन का इंटीग्रेशन हो ही नहीं सकता। जितना आपने पढ़ा है, e⁻y होता तो आप कर लेते, e⁻2y होता तो भी कर लेते, लेकिन e⁻y² है, ये स्क्वायर लगा हुआ है y पे, तो प्रॉब्लम है इसका y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना। इसका मतलब कि e⁻y² का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में मुश्किल है, ये एक इम्पॉसिबल सा टास्क है फिलहाल आज के लिए। इसका मतलब dy तो आना ही नहीं चाहिए इसके साथ। आप चाहेंगे कि इसके साथ dx आ जाए, शायद तब आपका काम आसान हो जाएगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में आप इसका इंटीग्रेशन बड़े आसानी से कर देंगे। दैट इज वेरी इजी। एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो e⁻y² तो कांस्टेंट माना जाएगा, x आ जाएगा। दिस इज द आंसर फॉर दिस थिंग। तो इसका मतलब आपने देखा कि x अगर dx अंदर होता है तो आपका काम आसान होता है, लेकिन अंदर तो वो होता है, अंदर वो वेरिएबल आता है जो कि बॉटम और हेड्स की से आता है, और बाहर आएगा dy। इसका मतलब अगर dx अंदर आता है तो बाहर dy आएगा। इसका मतलब बाहर dy आया तो y की लिमिट्स आनी चाहिए मोशन से, राइट। अगर y की लिमिट्स आनी चाहिए मोशन से, यानी मोशन होना चाहिए, अलोंग द y एक्सिस। आप दोबारा से मेरी बात सुनिएगा जो मैंने कहा है। एज यू सी दिस फंक्शन इज वेरी डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y। So what do you want that there should be dx at the first place and dy at the second place. This is the thing you want to see, because अगर ये होगा तो आप आगे बढ़ पाएंगे, वरना नहीं बढ़ पाएंगे आप, राइट। नाउ अब आप चाहते हैं कि dy बाहर हो, इसका मतलब बाहरी लिमिट्स, आउटर लिमिट्स y की होनी चाहिए। इसका मतलब यही है, क्योंकि y बाहर लिखा हुआ है dy। आउटर लिमिट्स y की होनी चाहिए, इसका मतलब कि जो मोशन होना चाहिए स्ट्रिप का वो y की डायरेक्शन में होना चाहिए। अब y की डायरेक्शन में मोशन तभी हो पाएगा जब आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाएंगे, तभी तो मोशन y की तरफ होगा, ऊपर की तरफ, राइट। अगर आप वर्टिकल स्ट्रिप बना देते हैं कुछ इस तरीके से तो मोशन फिर x की डायरेक्शन में होता है। तो दिस इज द थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑब्जर्व। समटाइम्स व्हेन द इंटीग्रेंड, जो आपको फंक्शन दिया हुआ बड़ा मुश्किल फंक्शन दे दिया जाता है और वो इंटीग्रेट नहीं हो पाता है, उसके रिस्पेक्ट में किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में मुश्किल हो जाता है, दूसरे के रिस्पेक्ट में आसान हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में ये जो इंटीग्रेंड दिया हुआ है, ये मुश्किल है y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना, लेकिन दूसरी तरफ बड़ा आसान है x की तरफ में इंटीग्रेशन करना। चलिए एक उम्मीद तो है, y के रिस्पेक्ट में मुश्किल है लेकिन x के रिस्पेक्ट में तो आसान है, राइट। तो क्योंकि ये x के रिस्पेक्ट में आसान है इसको इंटीग्रेशन करना, तो आप भी चाहेंगे, मैं भी चाहूंगा कि ये ना हो, काश ये हो,
बिकॉज एक्स रिस्पेक्ट में आसान है, dx आना चाहिए, इसका मतलब बाहर dy होना चाहिए, यानी अंदरूनी लिमिट x की होनी चाहिए और बाहर की लिमिट y की होनी चाहिए, इसका मतलब y की डायरेक्शन में मोशन होना चाहिए। बाहरी जो लिमिट होती है, आउटर लिमिट्स, दे आर एक्चुअली द लिमिट्स ड्यू टू द मोशन। बाहरी लिमिट आती है वो मोशन की वजह से आती है, अंदरूनी लिमिट स्ट्रिप के बॉटम और हेड से आती हैं, राइट। तो अगर आप चाहते हैं कि डी वाई बाहर हो तो वाई की डायरेक्शन में मोशन होना चाहिए, और वाई की डायरेक्शन में मोशन होने के लिए मजबूरी हो गई आपकी कि स्ट्रिप आपको हॉरिजॉन्टल बनानी पड़ेगी। अगर आप वर्टिकल स्ट्रिप बनाने की कोशिश करेंगे, बना तो आप देंगे, लिमिट भी आप निकाल देंगे, लेकिन आप इंटीग्रेशन कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अंदर आएगा डी वाई और बाहर आएगा डी एक्स। तो ऐसा आप करिए ही मत जिसका आप इंटीग्रेशन ना कर पाए, राइट, ओके ना। और हाँ, जब आप ये पिक्चर बनाएं, जब आप ये ट्राइंगल बनाएं जैसे कि मैंने बना रखा है, तो इस लाइन की इक्वेशन आप निकाल लें। लाइन की इक्वेशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती है। लाइन की का फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स x माइनस एक्स वन। एम का मतलब होता है स्लोप, स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है y1 माइनस वाई टू, या y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन। ये कुछ फॉर्मूला आप जानते हैं, कुछ ऐसा होता है इस तरीके से, राइट। तो पहले आप इसका स्लोप निकाल लें और फिर आप ये फॉर्मूला लगाएं, क्लास 10 में आपने पढ़ा था, राइट। और फिर आपको इसकी इक्वेशन आ जाएगी x इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वाई। इसी तरीके से जो टॉप वाली लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रही है बाउंड्री वाली, उसकी इक्वेशन होगी y इक्वल टू वन, और जो लेफ्ट वाली लाइन है वर्टिकल वाली, इसकी इक्वेशन होगी x इक्वल टू जीरो, सबको पता है। इसकी इक्वेशन y इक्वल टू वन इसलिए होगी क्योंकि देखिए ये भी वन है, ये भी वन है, कोई ऐसी चीज है इस पूरी लाइन में जो फिक्स है हमेशा, वो है y इक्वल टू वन फिक्स है, तो y इक्वल टू वन, ठीक है। इक्वेशन आपको निकालनी आनी चाहिए, ये पुराना आपका नॉलेज इसमें काम आएगा, इक्वेशन कैसे निकाली जाती है। हाँ, जब आप स्ट्रिप बनाएंगे तो बेस ऑफ द स्ट्रिप विल गिव यू द लिमिट्स ऑफ एक्स। देखिए स्ट्रिप का बेस ये है, ये किसके ऊपर रेस्ट कर रहा है, इस लाइन के ऊपर रेस्ट कर रहा है। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू जीरो। स्ट्रिप का हेड क्या है, वो इस लाइन के नीचे रेस्ट करेगा, हमेशा इसके नीचे आएगा। इसकी इक्वेशन है x इक्वल टू टू वाई। हालांकि इसकी इक्वेशन y इक्वल टू एक्स अपॉन टू भी लिख सकते हैं आप, पर आपको x की वैल्यू निकालनी है, आपको x की लिमिट निकालनी है, तो आप लिखेंगे x इक्वल टू वाई। और हाँ, स्ट्रिप का मोशन है, स्ट्रिप जब शुरुआत में होगी तो बिल्कुल यहाँ पे होगी, फाइनली होगी तो इससे चिपकी हुई होगी, इस लाइन से चिपकी हुई होगी। तो शुरुआत में जब होगी, जब यहाँ पे होगी तो y की लिमिट जीरो होगी, फाइनली y की लिमिट वन, राइट। इस तरीके से आप लिमिट निकालेंगे, देन यू विल इंटीग्रेट एंड यू गेट द आंसर, राइट। I hope that this is clear. How to perform double integration. Performing double integration very much depends upon the limits, finding limits actually. If you know how to find limits, you will understand how to evaluate the double.